गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा रनिंग टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन से इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशन में, कि उनमें जो बॉन्ड्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट एक परमानेंट इफ़ेक्ट है और ये कब अराइज होता है जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है कार्बन रिंग से या फिर कार्बन चेन से, तो फिर उसकी वजह से जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है। वो पोलरिटी पूरे रिंग में या चेन में फैल जाती है। इसे ही बोलते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ये 2 टाइप का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। वो उस सब्स्टिट्यूएंट की नेचर पर डिपेंड करता है, ये हमने देख लिया था। सेकंड इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट को हम 3 पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट है इट इज़ ए टेम्परेरी इफ़ेक्ट। सेकंड है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग ए मल्टीपल बॉन्ड्स, ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, शो दिस इफ़ेक्ट in the presence of an attacking reagent only. It is defined as the complete transfer of a shared pair of pi electrons to one of the atom joined by a multiple bond. And fourth point है the effect is annulled as soon as attacking reagent is removed from the domain of the reaction. It is represented by E. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। हम इनको समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ ए टेम्परेरी इफेक्ट। जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट में हम बोल रहे थे कि ये परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है और ये स्पेसिफिक है। उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्रिएट होता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और ये कब अराइज होता है, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट या पोलर अटैकिंग रिएजेंट उन मल्टीपल बॉन्ड्स वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास आता है, तो उस मल्टीपल बॉन्ड में प्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है किसी एटम के ऊपर। कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन। इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। एक एग्जांपल से हम समझेंगे। माना ये कोई एल्कीन है। एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है और इसके पास कोई रिएजेंट आ रहा है। मान लिया ए कोई रिएजेंट है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, पोलर रिएजेंट है। ये जब इसके पास आता है, किसके पास, एल्कीन के पास आता है, एल्कीन के पास आएगा तो इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्रिएट होगा या अराइज होगा। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स में से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है कि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी, एक बॉन्ड जो रहेगा, सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हो गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये जो रिएजेंट है वो फिर आकर इन दोनों में से किसी भी एटम से जुड़ सकता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इससे आकर जुड़ेगा, ठीक है, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये फिर इससे आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक effect. First is positive electromeric effect, second is negative electromeric effect. Positive electromeric effect क्या होता है, when the transfer of electrons take place towards the attacking reagent, the effect is called positive electromeric effect, that is also known as plus E effect. इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट है ये
एल्कीन्स और एल्काइंस की एडिशन रिएक्शन में ही पाया जाता है। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइंस की जो एडिशन रिएक्शन होंगी उनमें जो इफेक्ट अराइज होगा वो प्लस ई इफेक्ट होगा। देखिए, ये एल्कीन का अभी अभी एग्जांपल देखा था। यहाँ एक रिएजेंट है H प्लस पॉजिटिवली चार्ज है, और प्लस ई इफेक्ट का मतलब हम क्या बता रहे हैं कि जो ये रिएजेंट है अटैकिंग रिएजेंट, जिस एटम पर आकर जुड़ता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र भी उसी एटम पर होता है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। डेफिनेशन में हमने क्या कहा है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट जिस एटम पर आकर जुड़ता है पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र भी उसी एटम पर होता है। तो देखिए, पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र इस कार्बन पे हुआ और इसी कार्बन पे आकर ये अटैकिंग रिएजेंट H प्लस आकर अटैच हुआ है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सेकेंड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव इसका अपोजिट होगा। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, the effect is called minus E effect. The addition reaction of carbonyl compounds, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की एडिशन जो रिएक्शन है वो माइनस ई इफेक्ट शो करती है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। ये हम नोमेनक्लेचर में हमने देखा था कि एल्डिहाइड क्या होता है? CHO ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। CHO ग्रुप जिस हाइड्रोकार्बन से अटैच होगा वो हाइड्रोकार्बन स्पीसीज क्या कहलाएगी? एल्डिहाइड। और जब CO फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाएगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। तो देखिए, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में ही कॉमन क्या है? CO ग्रुप कॉमन है। इसमें भी इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, तो इसमें भी CO ग्रुप पाया जाता है। ये CO ग्रुप क्या कहलाता है? कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों को कंबाइंड रूप से कार्बोनिल कंपाउंड बोल देते हैं, और इनमें ये ग्रुप कॉमन होता है, और केमिकल रिएक्शंस में भी यही जो ग्रुप है CO ग्रुप है ये पार्टिसिपेट करता है। और इसमें देखिए, जब अटैकिंग रिएजेंट उस एटम से जुड़ता है जो कि सेकंड एटम होता है, सेकंड एटम मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते। यहाँ देखिए, जब ये Cn माइनस साइनाइड आयन जब इस पर अटैक करने आता है कोई कार्बोनिल कंपाउंड पर, तो इसमें ऑटोमेटिक ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ये फिक्स है, ऑक्सीजन पर ही ट्रांसफ़र होंगे, अब ये कार्बन पर नहीं हो सकते। रीज़न ये है कि इसमें जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्रिएट होगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पर ही ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और कार्बन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और आने वाला अटैकिंग ग्रुप कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। तो वो कहाँ पर जुड़ेगा? इन दोनों में से जो पॉजिटिवली चार्ज होगा एटम उस पर आकर जुड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो Cn आकर जुड़ेगा इस कार्बन से, और हमारे पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के ऊपर गए हैं, तो ये यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी। तो देखिए, हमारा अटैकिंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसीलिए इस तरह का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या कहलाता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसकी डेफिनेशन में हमने यही कहा है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट है, इससे अवे साइड पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। द इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। तो आप समझ गए होंगे, प्लस ई इफेक्ट एल्कीन और एल्काइंस की एडिशन रिएक्शन में होता है, और माइनस ई इफेक्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की एडिशन रिएक्शंस में होता है। प्लस ई इफेक्ट में अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिवली चार्ज होता है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल होता है, और माइनस ई इफेक्ट में अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट होता है।
ठीक है। थर्ड इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट को समझने से पहले हमें रेजोनेंस को समझना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ थर्ड नंबर नहीं लगाया है। थर्ड नंबर हम लगाएंगे रेजोनेंस इफेक्ट पर, ठीक है। सेकंड नंबर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड नंबर का इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम रेजोनेंस को समझ रहे हैं, इसलिए मैंने इसके लिए स्टार लगाया और थर्ड नंबर मिलेगा रेजोनेंस इफेक्ट को। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ने से पहले रेजोनेंस को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? When more than one structure of a compound is possible and all the properties of a compound can't be explained by one of them, then these structures are called resonating structure and this phenomenon is known as resonance। सीधी सी बात है, जब कोई कंपाउंड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर शो करता है तो इसी फिनोमिनन को रेजोनेंस कहते हैं। सीधी सी अगर शब्दों में बोलें, जब कोई कंपाउंड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स शो करता है तो इसी फिनोमिनन को रेजोनेंस कहते हैं, और उन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अलग अलग स्ट्रक्चर शो करने का रीज़न ये है कि जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज शो नहीं की जा सकती, इसीलिए अलग अलग स्ट्रक्चर उसके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है उनको शो करेगी। तो कंप्लीट प्रॉपर्टी शो करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर उस कंपाउंड को चाहिए, इसीलिए वो रेजोनेंस शो करता है। और रेजोनेंस के द्वारा जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनती हैं वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कहलाती हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अलावा जो मेन स्ट्रक्चर होगी फिर उस कंपाउंड की, वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगी। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं और ये हाइपोथेटिकल होती हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल एंड डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। देखिए, इसको बड़ी इजीली समझ सकते हैं बेंजीन के एग्जाम्पल से। ये बेंजीन रिंग है, हम सभी जानते हैं, और बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अगर हमने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगी। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। ये स्ट्रक्चर इससे अलग है क्योंकि इसकी बॉन्डिंग इससे अलग है, तो ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कहलाती है। और इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को डबल हेडेड एरो के द्वारा सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस दिखाने के लिए डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इस बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर को किस तरह से दिखाएंगे? बीच में डॉटेड लाइंस के द्वारा हम डबल बॉन्ड्स को शो करते हैं, या फिर हम इस स्ट्रक्चर को जनरली इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही किसी मॉलिक्यूल की ओरिजिनल स्ट्रक्चर होती है। और ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है कि जो ये 6 कार्बन एटम्स हैं इनमें ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, किसी भी 2 कार्बन्स के बीच में सेटल नहीं है, फिक्स नहीं है। अब देखो, यहाँ नहीं था डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया है, यहाँ नहीं था, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ नहीं है, तो है भी और नहीं भी, इसलिए डीलोकलाइज्ड है, फैला हुआ है। 6 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड, ये तीनों डबल बॉन्ड फैले हुए हैं, इसलिए ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो कि रियल स्ट्रक्चर है। द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज ए मिक्सचर ऑफ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो ट्रू स्ट्रक्चर होगी मॉलिक्यूल्स की, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रेजोनेंस शो करते हैं उन्हीं की बात हो रही है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रेजोनेंस शो करते हैं उनकी ट्रू स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होगी, ठीक है, इनका मिक्सचर होगी। और जो मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा वो उतना ज़्यादा ही स्टेबल होता है, ठीक है। रेजोनेंस समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस क्या है? जब कोई मॉलिक्यूल अलग अलग स्ट्रक्चर्स शो करता है तो यही फिनोमिनन रेजोनेंस कहलाता है, और वो अलग अलग स्ट्रक्चर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं।
एक एग्जांपल और देखते हैं नाइट्रोमेथेन का। तो नाइट्रोमेथेन में देखिए ये नाइट्रोजन एक मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये है नाइट्रो, ये है मेथेन, ठीक है, ये IUPAC नेम है नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। क्या हुआ है, अभी इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन को दे रखे हैं इसमें, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 3 ही बंद बना सकता है नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ कितने बने हुए हैं 1 2 3 4। तो ये फोर्थ जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस ऑक्सीजन को देकर वो बॉन्ड बना रखा है, जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला गया, यानी कि इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन और हो गया है। नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बना सकता है यहाँ, तो क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब देखिए क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, तो इस पर जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के काम में आ गए, तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो गया है, गायब हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर अब 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, ये और ये स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये नाइट्रोमेथेन की ही स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज ये स्ट्रक्चर शो करेगी, कुछ प्रॉपर्टीज ये स्ट्रक्चर शो करेगी, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर जो स्ट्रक्चर है वो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाती है। और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे शो करेंगे, देखिए एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आया है, दूसरी बार डबल बॉन्ड यहाँ आया है, तो इन दोनों ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। एक बार नेगेटिव चार्ज इसके पास है, दूसरी बार नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले के पास है, इसलिए दोनों के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हम शो कर देते हैं। इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड हम दिखाते हैं। इसके जो रूल्स हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स लिखने के, यानी कि कोई मॉलिक्यूल यदि रेजोनेंस शो कर रहा है तो वो कौन से रूल्स फॉलो करेगा। फर्स्ट रूल है they should possess same number of electrons and equal net charge। जो नेट चार्ज होगा दोनों का इक्वल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें और इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम है। देखिए ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो किया है, ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन जो एटम्स हैं वो अपनी जगह पर ही हैं, एटम्स चेंज नहीं हुए, एटम जो जहाँ था वो वहीं रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही एक जगह से दूसरी जगह पे डीलोकलाइज होते रहते हैं, तभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। अगर एटम्स एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो फिर वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं रह जाती। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दैम मस्ट बी सेम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो भी सेम होने चाहिए पूरी स्ट्रक्चर में। द पोजिशन ऑफ एटम्स शुड बी सेम इन ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। मैंने बताया कि पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये एटम यहाँ है तो यहीं रहेगा, सिर्फ इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और कभी जा रहे हैं। द लार्ज द नंबर ऑफ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कोई मॉलिक्यूल शो करेगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी की क्या डेफिनेशन है, द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज लोअर देन दैट ऑफ एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो इससे हम इसकी रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन बनाते हैं, और वो क्या है, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी और सिंपली द रेजोनेंस एनर्जी। देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है, और रेजोनेंस हाइब्रिड
स्ट्रक्चर की एनर्जी और लोवेस्ट एनर्जी वाले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की एनर्जी का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। आई रिपीट, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर कहलाती है। तो द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी लोवेस्ट है उसका डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? रेजोनेंस एनर्जी, जिसको सेकंड नेम हम क्या बोल सकते हैं? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा होगी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजोनेंस इफ़ेक्ट की बात करेंगे। तो रेजोनेंस समझ में आ गया है, अगले वीडियो में हम रेजोनेंस इफ़ेक्ट देखेंगे।